नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम वितान पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा, और इस चैप्टर का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। यहाँ पर क्या बात की गई है? पहली बात तो यहाँ पर बताई गई है कि जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड संगीत, ठीक है, बॉलीवुड संगीत जो है उसमें तुलना की गई है, संगीत में तुलना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कहा है इन्होंने कि जो शास्त्रीय जो संगीत है वो परंपराओं से चला आ रहा है, वो आज से नहीं है बल्कि आदि काल से ये संगीत की महिमा को हम स्वीकारते हैं, ठीक है। तो ये शास्त्रीय संगीत परंपराओं से चला आ रहा है, कई घरानों ने उसकी परंपरा को सुरक्षित रखा है, संरक्षित किया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो अच्छी जो जानकारी रखने वाले जो लोग हैं वही इसकी महत्ता को समझते हैं, शास्त्रीय संगीत की महत्ता को वही लोग समझ पाते हैं जो सुर, ताल और इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हो, ठीक है। लेकिन जो उसके विपरीत जो बॉलीवुड संगीत है, बॉलीवुड संगीत क्या है कि उसमें थोड़ा क्या है, स्वर ज्यादा है, म्यूजिक का रोल ज्यादा है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए ये बॉलीवुड जो संगीत है या फिल्मी संगीत इसको हम कह सकते हैं, ये क्या करता है, सभी को अनायास ही आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच लेता है ये, ठीक है ना। इसमें सुर ताल के ज्ञान होने की जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और इस बॉलीवुड संगीत को सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध बनाया है, आम लोगों में लोकप्रिय बना दिया है, वो उसमें सबका नाम, सब लोगों में जो एक का नाम है वो प्रसिद्ध है, वो लता मंगेशकर है। उन्होंने क्या किया है कि इस फिल्मी संगीत को उन्होंने लोकप्रिय बना दिया है, जनता में लोकप्रिय बना दिया है, ठीक है। तो ये पहली बात यहाँ इस चैप्टर में बताई गई। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि यहाँ लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं, लता के गायन की विशेषताएं यहाँ बताई गई है, गायन की विशेषताएं, ठीक है ना। उनकी जो सिंगिंग है वो किस प्रकार से प्रभावी थी, किस प्रकार वो लोकप्रिय बनी रही कई युगों तक, कई वर्षों तक, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए वो क्यों बनी रही, उनके गायन में क्या क्या विशेषताएं थी, तो उनपे वो गानपन था, गाने का जो एक अलग प्रभाव होता है वो उनमें था, पहली बात, ठीक है। उसके बाद में उसके स्वरों की कोमलता, स्वरों की कोमलता, दूसरी बात, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है मुग्धता, कोमलता, मुग्धता, ठीक है, मुग्ध कर देने की, आकृष्ट करने की, उनमें जो प्रभावी उनका जो गानपन था, ठीक है, कह सकते हैं निर्मलता, ठीक है। और फिर हम कह सकते हैं कि नादमय उच्चार, नादमय उच्चार या उच्चारण हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम कह देंगे, तो ये कुछ बातें उनके गाने में थी, ठीक है ना। ये कुछ विशेषताएं लता मंगेशकर में थी जिनका यहाँ वर्णन किया गया है, जिनके कारण लता मंगेशकर लोकप्रिय हुई। तो आगे चैप्टर को बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं, समझते हैं। क्या कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावी रीति से व्यक्त होता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि करुण रस उनके गाने में प्रभावी रूप से व्यक्त हुआ है, प्रभावी रूप से व्यक्त होता है उनके गाने में करुण रस, ठीक है। पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती, यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय उसके
मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय। द्रुत लय का मतलब क्या हो जाएगा? लय 3 प्रकार की होती है। लय 3 प्रकार की है। एक तो हो जाएगा विलंबित लय। फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा विलंबित लय। एक तो विलंबित हो गई, विलंबित यानी धीमी लय हो गई। दूसरा हो जाएगा मध्य लय, ठीक है। और थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा द्रुत लय। द्रुत लय, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की लय हो गई, विलंबित यानी धीरे वाली, द्रुत यानी तीव्र वाली, और मध्य मतलब मीडियम। तो 3 प्रकार की लय होती है। तो लेखक कहते हैं कि द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, ठीक है ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि करुण रस में ही गाना उन्होंने नहीं गाया, बल्कि श्रृंगार रस में भी गाया है। श्रृंगार रस के गाने भी उन्होंने बखूबी रूप से गाए हैं, और श्रृंगार के साथ में अन्य रस भी उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट किया है, उनका प्रस्तुतिकरण दिया है, ठीक है ना। तो मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। यानी जो अगर कोई कमी उनमें बताता है लता मंगेशकर में, तो कमी उनमें नहीं है, उनके गायन में, उनकी सिंगिंग में कमी नहीं है, बल्कि कमी किसमें है? संगीत दिग्दर्शकों में। दिग्दर्शक मतलब म्यूजिक डायरेक्टरों में कमी है। म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं करवाया है लता मंगेशकर से। यानी कि उनमें टैलेंट तो खूब है, अच्छा से करवा सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया उतना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी का मतलब क्या हो जाएगा? ऊंचे स्वर में रहता है, ठीक है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं, ठीक है ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर्स का दोष है ये, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी भी गाने को अनावश्यक रूप से ओवर नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। जितना उसका गाना है उसको सामान्य रूप से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो अधिकतर जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने लता मंगेशकर से क्या किया है? ऊंची आवाज में गवाया है, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाया है। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है, ठीक है ना। कौन से नंबर पर उनको रखा जाए? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ठीक है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। प्रयोजनहीन मतलब जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो, उद्देश्य से विहीन, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए कि कौन सा स्थान है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत, ठीक है, 2 संगीतों की यहां बात की गई है। एक तो शास्त्रीय संगीत की बात की गई है, ठीक है ना, जो परंपराओं से चला आ रहा है, और दूसरा है चित्रपट संगीत। चित्रपट मतलब फिल्मों का जो संगीत है, ठीक है। 2 प्रकार का संगीत है। चित्रपट, उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। दोनों अलग अलग चीजें हैं। शास्त्रीय संगीत की अलग विशेषताएं हैं, चित्रपट की या फिल्मों के संगीत की अलग विशेषताएं हैं। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, तो शास्त्रीय संगीत में क्या होना चाहिए? गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता, ठीक है। और चित्रपट वही जलद लय का मतलब क्या होता है? द्रुत लय होता है। और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? चपलता, चंचलता। चपलता का मतलब है चंचलता। तो फिल्मों का जो संगीत है उसमें कौन सा गुण होगा? चपलता का, चंचलता का, ठीक है ना। उसमें अलग अलग रसों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन शास्त्रीय संगीत में क्या होगा? एक गंभीरता होगी, शालीनता होगी, ठीक है, ये चीजें पाई जाएगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है, ठीक है। और क्या अंतर है यहां पर? जो शास्त्रीय संगीत है उसका ताल कैसा होता है? शास्त्रीय संगीत का जो ताल होता है वो परिष्कृत ताल होता है।
परिष्कृत, ठीक है ना। परिष्कृत ताल का मतलब है उसका जो स्वर होगा, उसका ताल होगा, वो परिष्कृत होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल सधा हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन फिल्मों का जो संगीत होता है, फिल्मों का जो ताल होता है प्राथमिक ताल होता है, ठीक है ना। उसको केवल उसमें कोई जानकारी के लिए उसको नहीं गाया जाता, बल्कि मनोरंजन के लिए उसको गाया जाता है। तो इसमें होता है प्राथमिक ताल, जिसमें कई कमियां हो सकती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहां गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। लता के पास ये सारी बातें हैं, निसंशय, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ये सारी विशेषताएं लता जी के पास है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के, यानी फिल्मों के जो गाने होते हैं वो 3-4 मिनट के होते हैं। चित्रपट के किसी गाने का और एक आध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, ठीक है ना। तो फिल्मों के गाने होते हैं 3 मिनट के, और शास्त्रीय जो संगीत होते हैं उनकी महफिल जो चल जाती है 3 घंटे भी चल सकती है, 3-4 घंटे की, ठीक है। इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूं। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होना मतलब दिखाई देना, दृष्टिगोचर होना, दिखाई देना, ठीक है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। आस्वादित करना, आस्वादित का मतलब है रस को प्राप्त करना, यानी कि जो 3 घंटे की महफिल में, शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की महफिल में जो आनंद नहीं मिलेगा, वह आनंद लता मंगेशकर के 3 मिनट के गाने में, फिल्मी गाने में मिल सकता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। तो लता जी की क्या विशेषताएं बताई गई है कि उनका एक जो गाना है वो क्या है, संपूर्ण कलाकृति। एक गाना क्या है, संपूर्ण कलाकृति है। लता जी का एक गाना संपूर्ण कलाकृति का मतलब क्या है कि उसमें सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। एक ही गाने में बहुत सी प्रतिभाएं वहां पर देखने को हमको मिल सकती है। स्वर लय शब्दार्थ का वहां त्रिवेणी संगम होता है। वहां पर क्या होता है, उनके गाने में स्वर होता है, लय होती है, ठीक है। स्वर लय और शब्दार्थ, शब्दार्थ मतलब शब्दों का अर्थ, शब्दार्थ की त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 नदियां, त्रिवेणी, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती। तो उसी प्रकार यहां लता मंगेशकर के गाने में ये तीनों चीजें मिल जाती है, स्वर लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी मिलती है, और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या, चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर इसका उसका महत्व ठहराना उचित है। तो यहां पर लेखक जो कुमार गंधर्व जी क्या कह रहे हैं कि जो परंपरा से हमको कोई लेना देना नहीं है, कि जो संगीत है शास्त्रीय संगीत वो बहुत परंपरा से चल रहा है, ठीक है ना, और बॉलीवुड संगीत नया नया है, उसमें कमियां भी हो सकती है, वो केवल आनंद के लिए ही बनाया गया है, प्रस्तुत किया जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि परंपरा से हमको कोई फायदा नहीं है, मुख्य बात यह है कि वो कौन सा गाना ज्यादा लोकप्रिय कितना है, ठीक है ना, कौन सा गाना लोकप्रिय कितना है, ये बात महत्वपूर्ण है, ठीक है।
मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा। रंजक मतलब मनोरंजक, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत भी कैसा गंभीर या शालीन नहीं होना चाहिए, वो भी लोगों को इफेक्ट या प्रभावित करना चाहिए, ठीक है। गाने में जो गानपन प्रस्तुत प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं, गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित होती है। रंजकता मतलब उसकी मनोरंजकता, वो किस प्रकार उसमें रस भरा हुआ है। तो वो जो गाना है, वो जो शास्त्रीय संगीत का जो गीत है, वो किस लिए लोग उसको सुनते हैं, वो उसकी परंपरा के कारण नहीं सुनते, वो बल्कि उनको छूता है, उनके दिलों को छूता है और उनको प्रभावित करता है, ठीक है। और रंजकता का मर्म रसिक वर्ग के समक्ष कैसी प्रस्तुति किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है, यानी समाई हुई है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय संगीत और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। एक तो मान लीजिए अस्थि पंजर है, मनुष्य का अस्थि पंजर, कंकाल है जिसमें कोई प्राण नहीं है, जीव नहीं है, ठीक है, खाली हड्डियों का ढांचा है, अस्थि पंजर है। और दूसरा उसका क्या हो जाएगा, तैल चित्र, मनुष्य का तैल चित्र। ये दो चीजें हैं, ठीक है। तैल चित्र का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें ऑयल पेंट का यूज किया जाएगा, तो वो तैल चित्र बन जाएगा। तो एक मनुष्य का जो चित्र है वो हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, और एक मनुष्य उसका चित्र है वो ऑयल पेंटिंग उसको बनाई हुई है। तो कौन सा ज्यादा हमको इफेक्ट करेगा, कौन सा ज्यादा हमको अच्छा लगेगा, तो वो हमको लगेगा तैल चित्र, ऑयल पेंटिंग, ठीक है ना। ऐसी जो पेंटिंग बनाई गई है किसी मनुष्य की, वो सबको आकर्षित करेगी, हड्डियों के ढांचे को कोई देखना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार सभी लोग किसको देखना चाहेंगे, अस्थि पंजर का मतलब है, इस अस्थि पंजर की तुलना की गई है शास्त्रीय संगीत से, अस्थि पंजर की तुलना शास्त्रीय संगीत से की गई है, और तैल चित्र की तुलना यहां पर चित्रपट संगीत से की गई है, ठीक है ना। तो कौन ज्यादा हमको प्रभावित करेगा, चित्रपट संगीत हमको प्रभावित ज्यादा करता है, फिल्मों का संगीत हमको अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें मनोरंजकता होती है, मनोरंजकता, इसीलिए वो ज्यादा लोकप्रिय होता है। शास्त्रीय संगीत जो होता है वो नीरस होता है, ठीक है, शालीनता इसमें होती है, नीरसता होती है, शालीनता होती है, सभ्यता होती है, गंभीरता होती है, ये सारी बातें होती है। तो लेकिन सबसे प्रमुख बात ये यहां पर क्या है कि वो नीरसता के कारण इस शास्त्रीय संगीत को अस्थि पंजर की संज्ञा भी दी गई है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। तो कुछ संदेह कर सकते हैं कि लता मंगेशकर जो है वो फिल्मों के ही गाने गा सकती है, 3-4 मिनट के गाने गा सकती है, क्या वो 3-4 घंटे के गाने गा सकती है क्या? तो लेखक कहते हैं कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। चित्रपट संगीत, जो फिल्मों का जो संगीत है, उसमें दिनों दिन डे बाय डे चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना। वो जो फिल्मों के संगीत है उसमें एक भाषा नहीं बल्कि 4-4 भाषाएं, बहुत सारी भाषाओं का यूज किया जाता है, मिक्स बनाया जाता है, रैप किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉप किया जाता है, ये सब गाने गाए जाते हैं, ठीक है ना, रिमिक्स चलते हैं।
तो चित्रपट का जो संगीत है, ऐसा दावा किया जाता है चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। ऐसा दावा किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। क्यों दावा किया जाता है? कि बॉलीवुड का जो संगीत है उसमें क्या है, मनोरंजकता है, ठीक है ना। और उस मनोरंजकता, एंटरटेनमेंट लाने के लिए किसी भी सीमा तक गिरा जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, किसी भी हद तक गिरा जा सकता है। और इस प्रकार से कुछ फूहड़ गाने, ठीक है ना, फूहड़ गाने या फूहड़ भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा है। इसलिए कहा गया है कि उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, उनकी रुचि, जो रुचि है वो अभिरुचि को परिवर्तित कर दिया है। अभिरुचि कैसी हो गई है? अभिरुचि हो गई उनकी अश्लील गाने सुनने की उनकी अभिरुचि हो गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से जिसमें द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्विअर्थी का मतलब है डबल मीनिंग, द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कारणों से कहा जाता है कि बॉलीवुड का जो संगीत है या फिल्मों का जो संगीत है, उन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि पर मैं समझता हूं कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए बल्कि सुधार दिए हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्म कांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और निरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, ठीक है ना। शास्त्रों से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको गाना कैसा चाहिए? इफेक्टिव गाना चाहिए उनको। तो यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यानी यहां पर चित्रपट संगीत की कुछ विशेषताएं बताई गई है। चित्रपट संगीत की विशेषताएं, ठीक है ना, चित्रपट संगीत की यहां पर कुछ विशेषताएं बताई गई है, ठीक है ना। तो यहां शास्त्र को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि यहां पर शास्त्र के बजाय गाने के प्रभावीपन को महत्व दिया जाता है, ठीक है। शास्त्र के बजाय मनोरंजकता को प्रथम स्थान दिया जाता है, मनोरंजकता को प्राथमिकता यहां दी जाती है। ठीक है, मनोरंजकता को प्राथमिकता दी जाती है। यहां नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है, ठीक है ना। नव सृजन किया जा सकता है, नव निर्माण या कह सकते हैं सृजन हो सकता है। यहां पर सृजन की गुंजाइश है, यानी कि नया कुछ बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्रिएटिविटी की जा सकती है यहां पर। और क्या किया जा सकता है? जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोक गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रूक्ष और निर्जल राजस्थान में, राजस्थान कैसा है? रूक्ष, रूखा, रूक्ष मतलब रूखा, और कैसा है? निर्जल, यानी जल की कमी है, रेगिस्तान है, इसलिए ऐसा कहा गया। राजस्थान में पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब है बादल, पर्जन्य का मतलब है बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत, और ब्रज भूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है, आगे भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो लेखक कहते हैं कि संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है,
ये जो बॉलीवुड का जो संगीत है इसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। यहाँ पर बहुत ही क्या किए जा सकते हैं, बहुत ही चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, सिंगर्स ने बहुत प्रयास किया है चेंज करने का, बहुत से भाषाओं का, बहुत ही संस्कृतियों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिक्षित साम्राज्ञी है। लता को क्या कहा गया है यहाँ पर, लता क्या है, इस चित्रपट संगीत की अनभिक्षित क्या है, अनभिषिक्त साम्राज्ञी है, ठीक है। ऐसी रानी है, कौन सी रानी, जिसका अभिषेक नहीं किया गया हो, ठीक है ना, जिसको किसी ने कोई रानी बनाया नहीं है, बॉलीवुड की या फिल्मों की रानी नहीं बनाया है, बल्कि जिसका अभिषेक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जिसको हम साम्राज्ञी, सम्राट का स्त्रीलिंग है साम्राज्ञी, उसको हम चित्रपट संगीत की अनभिक्षित साम्राज्ञी कह सकते हैं, ठीक है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पार्श्व मतलब प्लेबैक सिंगर्स हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। उसका स्थान कैसा है, शिखर का स्थान अचल, वो चोटी पर है, टॉप पर है, वो शिखर का स्थान अचल है, वहां से उनको कोई हिला नहीं सकता है, ध्यान रखिए। और बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उनकी लोकप्रियता अबाधित है। अबाधित लोकप्रियता, अबाधित, जिसमें कोई बाधा नहीं होती, ऐसी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी है, ठीक है। इस प्रकार से वो पॉपुलर है सभी लोगों में, जनता में। लगभग आधी शताब्दी मतलब 50 साल, लगभग आधी शताब्दी तक जन मन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। यानी 50 सालों तक, लगभग 50 वर्षों तक जनता पर क्या रखा है, सतत मतलब निरंतर प्रभुत्व रखा है, अधिकार रखा है, ठीक है ना। वो रानी कही जा सकती है फिल्मी संगीत की। ज्यादा क्या कहूं, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुंचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है, और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी लोगों ने देखा है, महसूस किया है उसको। तो इसलिए ऐसा कलाकार शताब्दियों मतलब कई 100 सालों में शायद ही एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, ठीक है ना। तो इतने जो लता मंगेशकर हैं वो इतने टैलेंट से भरपूर हैं, ठीक है ना, जिन्होंने केवल एक समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय तक फिल्मी संगीत पर राज किया है, लोगों के दिलों पर राज किया है। तो वास्तव में उनका एक अवतार इस धरती पर हुआ है, ये हम उनको देख पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ठीक है। धन्यवाद।